एस्ट्रोनॉमी में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर महेश और मैं आपको लेके जाऊंगा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की यात्रा पे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। इस पूरी सीरीज के दौरान हम प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में सीखेंगे, यहां तक कि यूनिवर्स का अंत भी जान लेंगे। लेकिन ये बड़ी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे चलते हैं और थोड़ा साइंस के बारे में जान लेते हैं। साइंस की बहुत सी व्याख्या है और वह बताती है कि यह ज्ञान का एक अंग है और उस ज्ञान को हमने कैसे जाना, इसकी पद्धति यानी विज्ञान। यही साइंस हमें बताता है कि हम किसी चीज को जानने का दावा करते हैं, शायद वही हमें पूरी तरह से नहीं पता, शायद हमारी जानकारी आधी या पूरी तरह से गलत है। हमें यूनिवर्स को ठीक से देखना चाहिए, वह कैसे बिहेव करता है, वो जो भी कर रहा है क्यों कर रहा है, इस बारे में अंदाज करना चाहिए और फिर उनसे स्पष्ट होने वाले निष्कर्षों को सपोर्ट करने या विरोध करने के मार्ग सोचने चाहिए। अगर आपको सच में किसी चीज के तह तक जाना है तो विज्ञान को प्रामाणिक होना पड़ेगा। विज्ञान अनुभव से सीखता है। कुछ समय के लिए वह इधर उधर भटक सकता है, परंतु अंत में सत्य को जान लेने के और करीब आ ही जाता है। और यही विज्ञान की शक्ति भी है और ये हमारे आसपास के कण कण में बसी हुई। आप इसे माने या ना माने, हम साइंस से घिरे हुए हैं। कैसे? एंथ्रोपोलॉजी बताता है कि आप प्राइमेट हो, फिजिक्स बताता है आपके शरीर का मास है, बायोलॉजी बताता है कि सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है और आप जो पीते हो वो पानी केमिस्ट्री का पार्ट है। और यह सब विज्ञान है, पर एस्ट्रोनॉमी अलग है। एस्ट्रोनॉमी यह भी विज्ञान है, मगर आपको ब्रह्मांड में आपकी जगह बताता है। कैसे? देखो, एस्ट्रोनॉमी के कारण मुझे पता है कि हम 13,000 किलोमीटर चौड़े पिघले हुए चट्टान और धातु के एक गोले पर खड़े हैं। इसमें लगभग 100 किलोमीटर ऊंचा वातावरण है जो एक मैग्नेटिक फील्ड से घिरा हुआ है, जो हमें सूर्य से आने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हमले से बचाता है। सूर्य जो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश किरणों की बाढ़ आ रही है, जो प्लैनेट्स, डॉर्क प्लैनेट्स, डस्ट और धूमकेतु यानी कॉमेट्स को रोशन करने के लिए अंतरिक्ष में दूर तक पहुंचता है। धूमकेतु जो काइपर बेल्ट से बाहर निकलकर ऊट क्लाउड के माध्यम से निकटतम तारों के आगे निकलता है। तारे जो डस्ट और गैस क्लाउड्स के साथ मिलकर एक विशाल आकाशगंगा के अंदर गोल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, जिसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। यह ब्लैक होल जो 150 ग्लोबुलर क्लस्टर्स, डार्क मैटर और छोटी आकाशगंगाओं के प्रभामंडल से घिरा हुआ है, जिनमें से कुछ को यह निगल भी रहा है। यह सभी हमारे लोकल ग्रुप की अन्य आकाशगंगा जैसे एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम द्वारा देखा जा सकता है। यह लोकल ग्रुप क्लस्टर वर्गो गैलेक्टिक क्लस्टर के बाहरी इलाके में, जो वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और वह कोई अन्य विशाल स्ट्रक्चर्स में से एक है जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अधिकांश भाग, जो कि 94 बिलियन लाइट ईयर्स छोड़ा है और रहस्यमय डार्क एनर्जी के कारण कल की तुलना में आज भी तेजी से विस्तारित हो रहा है। और यहां तक कि यह सब चीजें एक असीम रूप से बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है, जो हमेशा के लिए अस्तित्व में है टाइम और स्पेस में। देखा, एस्ट्रोनॉमी आपको आपकी जगह बताता है, लेकिन वास्तव में एस्ट्रोनॉमी है क्या? यह एकदम स्पष्ट रूप से बताना मुश्किल है। जब छोटा था तो यह आसान था। एस्ट्रोनॉमी यानी आकाशगंगा में दिख रही चीजों का अध्ययन है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाशगंगा और ऐसी ही चीजें। लेकिन इन दिनों यह सब इतना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह को लीजिए। जब मैं अपने टेलीस्कोप से मंगल ग्रह को देखता हूं तो यह एस्ट्रोनॉमी है ना? बिल्कुल। लेकिन वहां ग्रह पे मौजूद जो रोवर्स है, उसका क्या? वे मशीनें निश्चित रूप से एस्ट्रोनॉमी नहीं कर रही। वे केमिस्ट्री, भूविज्ञान, जल विज्ञान, पेट्रोलॉजी इत्यादि का अध्ययन कर रही है। एस्ट्रोनॉमी के अलावा सब कुछ कर रही है। तो आजकल एस्ट्रोनॉमी है क्या? मैं अभी यही कहूंगा कि इसमें हम आकाश में मौजूद चीजों का अध्ययन ही करते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी अन्य शाखाएं हैं। इसके और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों के बीच की सीमाएं अस्पष्ट है और यही एक विषय होना जिस पे हम आने वाली सीरीज में बहुत सारी बातें करेंगे। इसी के साथ हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है एस्ट्रोनॉमर्स। हम कौन है, हम क्या करते हैं? जैसे मैं पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन अब मैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करता हूं, लिखता हूं और वीडियो भी बनाता हूं और ऑब्जर्वेशन के लिए अपनी सस्ती दूरबीन पे भरोसा करता हूं। लेकिन मैं अभी भी खुद को एक एस्ट्रोनॉमर मानता हूं। इसलिए इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि इस पेशे में बहुत काफी गुंजाइश है।
लेकिन कई पेशेवर बड़ी संरचनाओं जैसे कि हबल टेलीस्कोप पर काम करते हैं और डेटा रिकॉर्ड करते हैं। फिर उनके द्वारा कैमरे से भी डेटा लिया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। आपको यह जानना होगा कि डेटा के साथ क्या करना है। क्या ऑब्जर्वेशंस इस बात के फिजिकल मॉडल में फिट बैठते हैं कि तारे कैसे एक्सप्लोड करते हैं, या आकाशगंगाएं कैसे बनती है, या अंतरिक्ष में गैस कैसे बहती है। तो इस प्रकार आपको अपने मैथ और फिजिक्स को बेहतर समझना होगा, क्योंकि इसी तरह हम अपनी थ्योरीज का परीक्षण करते हैं और जो कोई ऐसा करता है उसे आमतौर पर एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहा जाता है। अधिकांश एस्ट्रोफिजिसिस्ट वास्तव में अब स्वयं दूरबीनों का उपयोग नहीं करते। कोई व्यक्ति जो उनके विशिष्ट उपयोग में प्रशिक्षित है वह उनके लिए एक काम करता है। नो डाउट कि वे दूरबीनें और डिटेक्टर स्वयं निर्मित नहीं होते। हमें उनके डिजाइनों और निर्माण के लिए इंजीनियर और उनका उपयोग करने के लिए टेक्नीशियन की आवश्यकता है। उनमें से कुछ उपकरण अंतरिक्ष में चले जाते हैं और कुछ चंद्रमा और मंगल जैसे अन्य स्थानों में चले जाते हैं। हमें एस्ट्रोनॉमर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामरों की आवश्यकता है जो इन्हें भी बना सके। और फिर इस सब के अंत में हमें लोगों की आवश्यकता है जो आपको इसके बारे में सब कुछ बताए। शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, वीडियो निर्माता, यहां तक कि कलाकार भी। तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी ब्रह्मांड में रुचि है, आपको तारों को देखना पसंद है, यदि आप यह समझने की इच्छा रखते हैं कि आपके सर के ऊपर वास्तव में क्या चल रहा है, तो नो डाउट आप एक एस्ट्रोनॉमर है। आप चाहे जैसे एस्ट्रोनॉमी को परिभाषित करें, मनुष्य तब से आकाश की तरफ देख रहा है जब से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। प्राचीन लोगों ने आकाश में एक बड़े चमकदार गोले को देखा। जब भी वह गोला ऊपर आता तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता, और जब वह गायब होता तो कैसे अंधेरा हो जाता। दूसरी उससे कम चमकदार चीज को भी देखा गया, लेकिन वह रात में रोशनी करने जितनी असरदार नहीं थी। उन्होंने शायद इस बात को काफी गंभीरता से लिया होगा। उन्होंने संभवतः यह भी देखा होगा कि जब आकाश में कुछ तारे दिखाई देते हैं तो मौसम गर्म होने लगता है और दिन बड़े होने लगते हैं, और जब अन्य तारे दिखाई देते थे तो मौसम ठंडा और दिन छोटा हो जाता। और जब मनुष्य एक जगह सेटल हो गए तब कृषि यानी फार्मिंग की खोज हुई। खेती शुरू की तो आकाश में नियमित रूप से बन रहे कुछ प्रकार के पैटर्न को देखने से और भी कुछ सीखा होगा। इसने उन्हें बताया होगा कि कब बीज बोना है और कब फसल काटनी है। आकाश में घट रही यह घटना काफी महत्वपूर्ण होने लगी, इतना महत्वपूर्ण कि वहां के लोगों ने देवताओं की कल्पना करना शुरू कर दिया, जो हम कमजोर और हास्यास्पद मनुष्यों को तुच्छ समझते हुए हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे। अगर तारे हमें बताते हैं कि पौधे लगाने हैं, वे मौसम को नियंत्रित करते हैं और दिन की लंबाई तक को नियंत्रित करते हैं, तो निश्चित ही वे हमारे जीवन को भी नियंत्रित करते होंगे। और इस विचार से एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ है तारों का अध्ययन। एक शब्द के रूप में इसका उपयोग सदियों पहले से किया जाता रहा है। और एस्ट्रोनॉमी जिसका अर्थ है लॉ एंड कल्चर ऑफ स्टार्स, सितारों का न्याय या संस्कृति। लेकिन वास्तव में हम ऐसा कुछ नहीं करते। मेरे विचार से एस्ट्रोलॉजी बेहतर शब्द था एस्ट्रोनॉमी से, पर अब जो है सो है। अब यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है और एस्ट्रोलॉजी नहीं है। अब विज्ञान हो या नहीं, हजारों सालों पहले एस्ट्रोलॉजी साइंस के उतना ही करीब था जितना आप जा सकते थे। तब ज्योतिषों ने देखा कि आकाश का निरीक्षण किया, उस पर भविष्यवाणियां की, उस बारे में कि इन पैटर्न्स का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर वे लोग इसके लिए ऊपर बन रहे पैटर्न का सबूत देकर बोलते कि यह काम कर गया, मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। तो क्या इसका मतलब यह काम करता है? क्या सच में ऐसा है? सच पूछो तो एक काम नहीं करता, क्योंकि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी का दोष तारों में नहीं बल्कि हम लोगों में है। जब भविष्यवाणियां की जाती है तो हम लोग सही को याद रखते हैं और गलत को भूल जाते हैं। यही कारण है कि यह एक सट्टा लगाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं। उसके बावजूद एस्ट्रोलॉजी ने लोगों को वास्तव में ऐसा करने के लिए प्रेरित किया कि वह आकाश के अध्ययन करे और वहां के पैटर्न को खोजे, जिससे आकाश में चीजें कैसे काम करती है इसकी हमें अधिक कठोर समझ पैदा होगी। जाहिर है यह सब एक दिन में नहीं हुआ, इसको समझने के लिए सदियां लग गई। टेलीस्कोप की खोज होने से पहले जो जिज्ञासु लोग थे उन्होंने बहुत से डिवाइसेस बनाए जिससे उन्होंने यूनिवर्स का अध्ययन भी किया। और यही टेलीस्कोप के पहले का समय था जब अचंभित करने वाली खोज ने एस्ट्रोनॉमी को ही बदल दिया। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो स्थिर है। सूरज उगता है, सूरज डूब जाता है, चंद्रमा उगता है और अस्त होता है, तारे स्वयं रात में आकाश की चारों ओर चक्कर लगाते। स्पष्ट है कि पृथ्वी गतिहीन है और आकाश वास्तव में गतिमान है। सच में यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो जियोसेंट्रिज्म यानी पृथ्वी का यूनिवर्स के केंद्र में होना बिल्कुल सही अर्थ देता है कि आकाश में सभी वस्तुएं पृथ्वी की चारों ओर घूमती है और जालीनुमा स्फीयर की एक श्रृंखला से जुड़ी हुई होती है, जिनमें से कुछ पारदर्शी होते हैं, शायद क्रिस्टल से बने होंगे,
जो प्रतिदिन एक बार घूमते हैं। तारे आकाश के अपारदर्शी क्षेत्र में बने हुए छेद हो सकते हैं जो कुछ रोशनी बाहर से अंदर आने देते हैं। आपको यह मूर्खतापूर्ण लग रहा होगा, है ना? खैर, बात यह है, यदि आपके पास आज की आधुनिक समझ नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो आकाश में चीजों की यही कहानी सही लगने लगेगी। यह थ्योरी बहुत कुछ बताती है कि आपके सर पर क्या चल रहा है, और यदि यह प्लेटो, अरिस्टोटल, टोलेमी के समझने के लिए काफी था, तो आपके लिए भी यह काफी होगा। और तो और उस समय के क्रिश्चियंस द्वारा इस मॉडल का समर्थन पूरी तरह से किया गया था। शायद यह बेहतर होगा कि अभी के लिए आप इसे सहमति दें और इसके बारे में अधिक ना सोचें। लेकिन कुछ शताब्दियों पहले चीजें बदल गई। हालांकि वह पहले नहीं थे, लेकिन पोलैंड के एस्ट्रोनॉमर कोपरनिकस, उन्होंने यह विचार रखा कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, ना कि पृथ्वी। इसी को हीलियोसेंट्रिज्म कहते हैं। उनके विचारों में कुछ समस्याएं थी, लेकिन यह विचार जियोसेंट्रिज्म की तुलना में बेहतर निकला। उसके बाद आए टाइको ब्राहे और जोहान्स केपलर। उन्होंने उस प्रणाली को संशोधित किया जिससे हीलियोसेंट्रिज्म और भी बेहतर स्पष्ट हो गया। फिर आए आइजैक न्यूटन भाई साहब। उन्होंने सफल रूप से अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स की गति को समझने में मदद करने के लिए कैलकुलस का आविष्कार किया। समय के साथ हमारा गणित बेहतर हुआ, हमारा फिजिक्स बेहतर हुआ और हमारी समझ बढ़ी। एप्लाइड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी में एक नई क्रांति था। पर फिर टेलीस्कोप का उपयोग एक बहुत बड़ी क्रांति साबित हुआ। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्हें बेहतर बनाया। न्यूटन ने एक नए प्रकार का आविष्कार किया जो उससे भी बेहतर था, और हम तब से उसी प्रकार के टेलीस्कोप बना रहे हैं। फिर लगभग एक सदी पहले एक और क्रांति हुई, फोटोग्राफी। हम फोटोसेंसिटिव रसायनों वाली कांच की प्लेटों पर बहुत धुंधली वस्तुओं को कैद कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए अदृश्य तारे देखना, आकाशगंगाओं का डिटेल में परीक्षण करना, अंतरिक्ष में फैले गैस और डस्ट के सुंदर बादल आसानी से दिखाई देना, यह सब बहुत आसान हो गया। और फिर पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में डिजिटल डिटेक्टर्स का आविष्कार किया, जो फिल्म से भी अधिक फोटोसेंसिटिव थे, जिससे हमें ऑब्जर्वेशंस का कंप्यूटर में सीधे सीधे एनालिसिस करने का तकनीक प्राप्त हुआ। इस कारण हमारा ज्ञान फिर से बढ़ गया। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर अब इन कैमरास को दूरबीनों के साथ जोड़ा गया और पृथ्वी की चारों ओर कक्षा में भेजा गया, जहां पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कारण होने वाला धुंधलापन पूरी तरह से समाप्त हो गया और हमने नए युग में कदम रखा। और अब हम कहां हैं? हम वहां से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम नियमित रूप से ऐसे नए प्रश्न पूछ सकते हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अब नए ग्रहों पर जीवन की तलाश के विचार को गंभीरता से लेते हैं और इस पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। हमारी गैलेक्सी 100 अरब अन्य आकाशगंगाओं में से एक है। एक ब्रह्मांड का केवल 4% भाग ही सीधे देख पाते हैं। तारे विस्फोट करते हैं, और जब वे विस्फोट करते हैं तो जीवन के लिए आवश्यक घटक बनाते हैं, जैसे हमारे रक्त में जो लोहा है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, जिससे हमारा डीएनए बनता है। ब्रह्मांड में सबसे सामान्य प्रकार का तारा यानी रेड ड्वार्फ इतना धूमिल है कि आप इसे दूरबीन के बिना नहीं देख सकते। हमारा सौरमंडल हमारी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र दुनियाओं में से भरा पड़ा है। प्रकृति के पास हमसे कई अधिक कल्पना शक्ति है। हम भी चतुर हैं, हम बड़े दिमाग वाले हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि हम तैयार हैं। तो आइए ब्रह्मांड की खोज करें।